स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। तो हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चैप्टर था। गवर्नमेंट कंपनी, इसमें थर्ड टाइप की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी। तो एक फिर से रिवीजन हो जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट है, पब्लिक है, वो ओन करती है। तो इसमें हमने ये देखा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 3 फॉर्म में ऑर्गेनाइज करी जा सकती हैं। पहला तरीका था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह गवर्नमेंट बनाए, दूसरा था कि पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के फॉर्म में बनाए, एंड थर्ड गवर्नमेंट कंपनी था। तो गवर्नमेंट कंपनी का हमने पिछली वीडियो में फीचर्स देख लिए थे और मेरिट्स देखे थे। तो गवर्नमेंट कंपनी बस एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 51% शेयर्स की ओनर गवर्नमेंट होती है। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के 51%, अगर 10,000 शेयर्स है तो 10,000 का 51% जितना होगा, मतलब हाफ से ज्यादा, वो सारे शेयर्स गवर्नमेंट के होते हैं। मतलब उतनी शेयर की वैल्यू गवर्नमेंट लगाती है। तो मैक्सिमम शेयर होल्डर कौन हुआ? गवर्नमेंट हुआ। तो ऐसे क्या गवर्नमेंट ओनर बन जाती है। ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन थी गवर्नमेंट कंपनी की। और इसमें गवर्नमेंट का मतलब ये है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करे। गवर्नमेंट कंपनी में एक और चीज थी कि गवर्नमेंट कंपनी की ओनर गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो अभी तक हमने यही देखा था गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, और फीचर्स एंड मेरिट्स देखे थे। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि गवर्नमेंट कंपनी के डीमेरिट्स क्या होते हैं। डीमेरिट्स बोल लो या फिर आप इसको लिमिटेशंस बोल लो, या फिर कॉन्स बोल लो, या फिर डिसएडवांटेजेस। ये सारे टर्म्स की मीनिंग एक होती है। तो अगर एग्जामिनर आपको कोई भी टर्म देता है एग्जाम में, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, कॉन्स एक ही चीज होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी की पहली लिमिटेशन क्या है। तो पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लैक कर रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लैक कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, हमने देखा था कि गवर्नमेंट कंपनी के फीचर में एक फीचर आपका आया था अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का मतलब था रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, हमारी नहीं, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कंपनी जो है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को। किसको होती है? पार्लियामेंट को। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट कंपनी को क्वेश्चन कर सकती है अगर कोई भी इररिस्पॉन्सिबल एक्ट गवर्नमेंट कंपनी करती है। जैसे कि आप अपने क्लास का एग्जांपल ले लो। आपकी क्लास में क्लास मॉनिटर होता है, तो क्लास मॉनिटर क्लास के डिसिप्लिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? टीचर को, क्लास टीचर को। अगर क्लास इनडिसिप्लिन रहेगी तो क्लास टीचर क्लास मॉनिटर को क्वेश्चन करेंगी, और क्लास मॉनिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लास की डिसिप्लिन को देखे। तो सिमिलरली उसी तरीके से एक गवर्नमेंट कंपनी की भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और इनको कौन क्वेश्चन करता है? पार्लियामेंट क्वेश्चन करती है। ये फीचर हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी का। पर यहाँ डीमेरिट में ये चीज दिखाई जा रही है कि गवर्नमेंट कंपनी में देयर इज अ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो हमने अभी फीचर पढ़ा था, वो चीज प्रिवेल नहीं करती गवर्नमेंट कंपनी में। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, उसका रीजन देखते हैं। देखिए, होता क्या है, आपकी गवर्नमेंट कंपनी की ओनर कौन होती है? गवर्नमेंट होती है, क्योंकि 51% से 51% शेयर्स या फिर 50% से ज्यादा शेयर्स सारे गवर्नमेंट कंपनी के होते हैं, ठीक है। मिनिमम 51% शेयर्स होती है गवर्नमेंट के। इसका मतलब ये है कि आधे से ज्यादा शेयर्स, 50% से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के होते हैं। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल ओनर रहती है, ज्यादा मेजर ओनर रहती है। आप मेजर ओनर बोल सकते हो अगर उस गवर्नमेंट कंपनी में प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं तो। अदरवाइज अगर 100% शेयर्स गवर्नमेंट के हैं, तब तो सोल ओनर, सिंगल ओनर गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट कंपनी की। क्योंकि ओनर कौन होगा किसी कंपनी का, वो इससे डिसाइड होता है कि उस कंपनी के शेयर्स किसने खरीदे हैं। जो जो शेयर्स खरीदता है कंपनी के, वो कंपनी का ओनर बन जाता है। गवर्नमेंट कंपनी में भी गवर्नमेंट भी ओनर, गवर्नमेंट तो शेयर्स खरीदती है, उसके साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट के 51% शेयर्स होते हैं या इससे ज्यादा होते हैं, तो ये सोल शेयर होल्डर होती है। सोल शेयर होल्डर।
सोल शेयर होल्डर की मतलब होता है कि ये मेन ओनर एक हो सकती है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेन ओनर भी बोल सकते हैं। अब देखो इस कंपनी में, किसी भी कंपनी में ओनरशिप के बाद आता है मैनेजमेंट का काम, ठीक है। मैनेजमेंट का काम कौन करता है, मैनेजमेंट का काम करते हैं डायरेक्टर्स। तो ये जो ओनर्स होते हैं ना, यही सेलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को। ये ओनर सेलेक्ट करते हैं कि उनकी कंपनी को कौन डायरेक्ट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन मैनेज करेगा। तो सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनी में हो रहा है, क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो सेलेक्ट करती है कि हमारे डायरेक्टर्स कौन होंगे। गवर्नमेंट ओनर है तो ये सिलेक्शन कैसे होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब हमने ये पढ़ा था मेरिट में, देखिए पॉइंट्स रिवाइज ऐसे करने चाहिए इन टॉपिक्स के साथ, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, ठीक है। मेरिट में हमने ये देखा था कि जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी होती है इसमें एफिशिएंट मैनेजमेंट का एक मेरिट था, कि मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजर्स को। वो इसीलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर रहता है सारी पावर, और गवर्नमेंट जो है प्रोफेशनल्स को, MBAs, IIM ग्रेजुएट्स को वो अपॉइंट करके अपने कंपनी का मैनेजमेंट का काम दे सकती है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट अपने डायरेक्टर्स को चूज करती है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सोल शेयर होल्डर है, तो उसके पास एक और ये है, उसके मेरिट है, एडवांटेज है कि पावर है गवर्नमेंट की कि एनुअल मीटिंग्स जो होंगी वो खुद डिसाइड करेगी। तो इन पावर्स की वजह से क्या होता है ना, कि जो ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल बनती है, पार्लियामेंट को ये रिस्पॉन्सिबल जो होती है, जो हमने अकाउंटेबिलिटी में पढ़ा था, ये चीज पार्लियामेंट इन पे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती है, पार्लियामेंट इन पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाती है। और इसका एक मेन रीजन, अभी तो हमने छोटे फंक्शंस देखे गवर्नमेंट के, एक मेन फंक्शन आता है जो अभी एक डायग्राम से समझाया जाएगा, वो ये होता है कि ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी ओनर कौन है, ओनर इसकी गवर्नमेंट है। अभी हम केवल एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी को देख रहे हैं जिसमें केवल गवर्नमेंट ओनर है, प्राइवेट वाले भी इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट इसकी ओनर है। अब गवर्नमेंट कंपनी अपने फंक्शंस कर रही है, जो भी इसको काम करना होगा, जिस भी टाइप की होगी, काम कर रही है। अब क्या है, गवर्नमेंट कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट कंपनी को रेगुलेट करता है एक एक्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसी जो हमने अभी तक पढ़ी है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें क्या है, एक एक्ट से उनको गवर्न करा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी का एक्ट है हमारा कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड एक्ट है। सो आपको जो बताया जाए कि आपको 1956 प्रेफर करना है या 2013, तो वो आपको अपने रिस्पेक्टिव स्कूल से पता चल जाएगा, आप वहां से उनसे कंफर्म कर सकते हैं। बट बुक में जो दिया है वो भी बताया जा रहा है, 1956 का जो एक्ट है वो इन पे रेगुलेट कर रहा है। तो अब क्या है कि कंपनीज एक्ट इस पे रेगुलेट कर रहा है, गवर्नमेंट कंपनी ने अपने फंक्शंस करे। रेगुलेट करने का मतलब है कि कंपनीज एक्ट जो है 1956 का, इसमें कई सारी गाइडलाइंस दी गई है। गाइडलाइंस बोल लो आप, या फिर आप उसको बोल लो प्रोविजंस। प्रोविजंस दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कि वही प्रोविजंस इस गवर्नमेंट कंपनी को फॉलो करने हैं। गवर्नमेंट कंपनी इन प्रोविजंस के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती है, मतलब जो प्रोविजन दिया गया है, अगर इसमें मेंशन है कि ये काम गवर्नमेंट कंपनी नहीं करेगी, तो वो काम गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती है, ठीक है, नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट कंपनी ने उसके अगेंस्ट करा, वो पर्टिकुलर काम कर दिया, तो ये पीनलाइज हो जाएगी, ठीक है, इसने रूल तोड़ा है। अब होता क्या है, ये तो चलो कंपनीज एक्ट में गाइडलाइंस आ गई। जो गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट कंपनी के ओनर है, वो क्या कर सकती हैं, वो ऐसा कह सकती हैं कि इस कंपनीज एक्ट का कोई एक प्रोविजन या कुछ प्रोविजंस जो भी चाहे वो इस गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट कंपनी को वो एग्जेम्प्ट कर देती है फ्रॉम सम ऑफ द प्रोविजंस व्हिच आर मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन से गवर्नमेंट कंपनी को, गवर्नमेंट जो ओनर है वो एग्जेम्प्ट कर देती है कि ये प्रोविजंस इस गवर्नमेंट कंपनी में नहीं लगेंगे। मतलब कि अब अगर उस प्रोविजन में मेंशन है कि कोई पर्टिकुलर काम गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि ये चीज लागू नहीं होती इस गवर्नमेंट कंपनी पे, तो गवर्नमेंट कंपनी अगर उसके अगेंस्ट वो काम करेगी तो भी उसको पेनलाइज नहीं करा जाएगा। ये होता है। एक अपना हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए,
ठीक है, हम अपने नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। मिस्टर ए नॉर्मल इंडिविजुअल है। हमारे कंट्री में हम सबको क्या फॉलो करना है? हम सबको भी फॉलो करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे लिए रूल्स मेंशन है, लॉज मेंशन है, हमें उसके अगेंस्ट काम नहीं करना है। अब उसमें मान लीजिए एकदम बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि रॉबरी क्राइम है, रॉबरी है जो वो क्राइम होता है, ठीक है, सबको पता है, स्टील नहीं करना चाहिए चीजें। अब मिस्टर ए हम सबकी तरह नॉर्मल लोग हैं, अगर मिस्टर ए ने रॉबरी करी, सिंस कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है कि क्राइम है, जो ये करेगा उसको पीनलाइज करा जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। मिस्टर ए अगर रॉबरी करेंगे तो इनको डायरेक्टली जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है, जो भी प्रोसीजर होगा फॉलो कर दिया जाएगा और ये प्रोविजन फॉलो करा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मिस्टर ए को कोई उनसे बड़ी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ही हम लेते हैं, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि मिस्टर ए इस इन पर्टिकुलर इंसान जो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इन पे ये प्रोविजन नहीं लागू होता है, ये प्रोविजन से मिस्टर ए को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो अगर मिस्टर ए रॉबरी करेंगे तो ये प्रोविजन इनके ऊपर नहीं लगेगा, और सिंस इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया इस प्रोविजन से, तो अगर ये रॉबरी करेंगे भी तो भी इनको पिनलाइज नहीं करा जा सकता। तो ऐसा हमारी कंट्री में नहीं होता है। ये एक एग्जाम्पल था जो कि यहाँ हो रहा है। गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया एक पर्टिकुलर प्रोविजन से कि ये प्रोविजन अब इस पे नहीं लगेगा। तो एग्जेम्प्ट का मतलब ये होता है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो आपके लॉ के अगेंस्ट है, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट काम हो रहा है। आप ऐसे कैसे किसी को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोविजन को फॉलो करने से, जो कि बेसिस है, जो कि मेन रेगुलेटरी बॉडी है जो कि गवर्न कर रही है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिंस ये कंडीशन हो रही है कि गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी को, तो इसीलिए जो इंडिया के एक फॉर्मर ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है इट इज अ फ्रॉड, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है। ये जो आपको यहाँ पर एक सिचुएशन बताई गई है, ये रियल लाइफ में होती है? नहीं होती है। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे किसी को प्रोविजन एग्जेम्प्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज सिंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो सब पे बाइंड करेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अगेंस्ट काम हो रहा है। तो इससे क्या है, जब गवर्नमेंट प्रोविजंस को अपने फेवर में कर सकती है, अपने कंपनी के एग्जेम्प्ट कर सकती है, तो ये तो अकाउंटेबिलिटी का फीचर आ ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी नहीं। जब भी पार्लियामेंट उनको क्वेश्चन करेगी वो पहले से एग्जेम्प्ट कर देंगे अपने आप को उस लॉ से, तो पार्लियामेंट इनको क्वेश्चन ही नहीं कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है कि आपको ये पावर दी गई है कि आप लॉ के अगेंस्ट जा सकते हो, जो भी लॉ आपको गवर्न कर रहा है। तो ये आपका पहला था लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक में आपकी यही दिया गया है कि द गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट अ गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट and parliament is not taken into confidence in the creation of the government company। इसके जो अकाउंट्स हैं वो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इंडिया के होते हैं, ये आपने ये नाम सुना है पहले भी, वो नहीं कर सकते ऑडिट। कोई जरूरत नहीं है कि कंट्रोलर से एक गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स को हम ऑडिट करवाएं, चेक करवाएं, ऐसा नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से कहा जाता है कि ये जो चीज है, मेन चीज तो बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये बहुत फ्रॉड कर सकती है, लॉ के अगेंस्ट जाके ये ऐसा काम कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी जो कि लोगों के लिए डिसएडवांटेजेस होगा। तो इसीलिए ये डीमेरिट है गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक है। तो मे भी आपको ये फर्स्ट डीमेरिट समझ आएगा, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये अभी इतना डिटेल में आपको जानने की कोई जरूरत थी नहीं। ये बस इसलिए कि एग्जेम्प्ट टर्म और इन सब टर्म्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। तो ये पहला डीमेरिट हमारा होता है, खत्म। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड डीमेरिट कहता है ऑटोनॉमी इन नेम। अब ये जो ऑटोनॉमी इन नेम वाला आपका डीमेरिट है, इसका क्या मतलब है? देखिए इसमें ये टर्म आया ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? फिर से फ्रीडम, फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस। ये आपका पहले भी कई बार ये टर्म आ चुका है, फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। अभी आपने पढ़ा, मेरिट में देखा कि गवर्नमेंट कंपनी को इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई है। अपने अंदर के मैटर्स में गवर्नमेंट कंपनी पूरी फ्री है कि वो अपने कैसे डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करेगी, कैसे वो अपनी फंक्शनिंग करेगी। गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, पॉलिटिकल लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब डीमेरिट में बताया जा रहा है कि ये जो हमने बताया था ऑटोनॉमी का, ये केवल नेम में होती है, इट इज ओनली ऑन पेपर। रियल लाइफ में ऐसा प्रैक्टिस नहीं होता। रियल लाइफ में गवर्नमेंट कंपनी में बहुत सारे इंटरफेरेंस होते हैं।
कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। कंपनीज पूरा प्लान बनाकर फिर काम करती है, ठीक है। मैनेजमेंट जो है उनको पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। उन्होंने प्लानिंग करी है अपने काम करने की, लेकिन उसमें उनके जितने भी स्टेप्स हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं ये ऐसे नहीं वैसे करो, तो क्या वो फंक्शन स्मूथली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप नॉर्मल एग्जांपल अपने आप से लेके करो, अगर आप काम कर रहे हो एंड आपको फिर कोई इंटरफेयर करे आपके काम में जिसको आपने पूरे अच्छे तरीके से प्लान करा है और उसमें कट करके इधर से उधर करने को कहा जाए, तो क्या आप करोगे? कर दोगे, बट आपका काम स्मूथली नहीं हो पाएगा और आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे, तो गोल अचीव नहीं हो पाता है। इसीलिए ऑटोनॉमी इज ओनली नेम। ये जो फ्रीडम दी गई है ये केवल पेपर पे एग्जिस्ट करती है, रियल लाइफ में नहीं होता है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको रिमाइंड कराई जा रही है, डीमेरिट्स जो यहाँ दिए गए आपकी बुक में दिए गए हैं वो सारे हो भी सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में और नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट कंपनी में ये डीमेरिट्स प्रेजेंट हो, हर गवर्नमेंट कंपनी को ऑटोनॉमी ना दी गई हो, पेपर पे ही हो, ठीक है। तो ये चीज हो भी सकती नहीं भी हो सकती। कुछ ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज भी होंगी जहां पे उन्हें रियल में वो ऑटोनॉमी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। उनको फ्रीडम इंडिपेंडेंस दी गई है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपका डीमेरिट्स आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा, तो उसमें आप किसी एक चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो कि हाँ अगर गवर्नमेंट कंपनी का डीमेरिट देखा, मे भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इज देयर एनी ऑटोनॉमी इन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, ऑटोनॉमी होती है कि नहीं होती है, तो वहां पे आपको ये देखना है कि आपने पढ़ा है कि इंटरनल ऑटोनॉमी होती है मेरिट में। डीमेरिट में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको केवल अपना एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ठीक है। इज देयर ऑटोनॉमी इन गवर्नमेंट कंपनी, यस या नो, इसमें आपको देना है। तो जनरली आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव आंसर्स लिखने चाहिए, तो आप उसमें ये लिखोगे कि हाँ इंटरनल ऑटोनॉमी इज प्रेजेंट, और जो इसमें आपको मेरिट वाला पॉइंट दिया गया है कि रिलेटिवली इट इज फ्री फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, और वो सब आप अपना मेंशन कर दोगे, ठीक है। इट इज अ मेरिट फॉर द गवर्नमेंट कंपनी, और आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको कोई एक चीज से स्टिक नहीं होना है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि क्योंकि आपके में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ऑटोनॉमी क्यों नहीं होती है गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है, क्यों नहीं होती, तो उसका ये रीजन है। तो आपको ये इस तरह से तैयार करें, किसी एक चीज पे आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करना है कि ये दिया है वो दिया है, कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लेकिन डीमेरिट्स का ये आपका रूल है, आप रूल समझ लो कि दे मे बी प्रेजेंट एंड दे मे नॉट बी प्रेजेंट, दोनों चीजें हो सकती हैं, और जब दोनों चीजें पॉसिबल है तो कोई चीज फिक्स नहीं है, ठीक है। ये आपका ऑटोनॉमी नेम हो गया। अब थर्ड हम देखते हैं, अब थर्ड हम देखते हैं। थर्ड आता है बोट पैक विथ यस मैन। बोट पैक विथ यस मैन, इसका क्या मतलब है? पहली बात तो टर्म आ रहा है आपका बोर्ड। बोर्ड क्या है? यहाँ बोर्ड आपका रेफर कर रहा है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसको रेफर कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या मतलब है? डायरेक्टर्स का ग्रुप। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स वो होते हैं जो एक कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम देखते हैं। जो यहाँ आपको बताया गया, डायरेक्टर्स चूज करे जाते हैं, इलेक्ट करे जाते हैं। बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो ये डायरेक्टर्स ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दे आर यस मैन। यस मैन का ये मतलब हुआ कि हर चीज में हाँ करना। ठीक है, कैसे हाँ करना? देखिए होता क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट कंपनीज की ओनर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने डायरेक्टर्स को इलेक्ट करा। यहाँ क्या दिया? सोल शेयर होल्डर है, मेन ओनर है, डायरेक्टर्स को इलेक्ट करती है। सिंस गवर्नमेंट के पावर में है कि वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करे, लेकिन प्रोफेशनल्स को वो इलेक्ट कर सकती है क्योंकि प्रोफेशनल्स अच्छे से मैनेज करेंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन को। पर रियल में क्या होता है? रियल में ये होता है कि गवर्नमेंट फिर से सिविल सर्वेंट्स को या पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उन्हीं को इलेक्ट करती है। मैनेजमेंट के लिए, डायरेक्टर के काम के लिए गवर्नमेंट कंपनी को बोला गया है कि उसको ये फ्रीडम है कि वो एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल लोगों को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अपॉइंट कर सकती है, डायरेक्टर्स की पोजीशन दे सकती है। लेकिन सिंस गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो बना ही रहता है गवर्नमेंट कंपनी में,
तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्टर्स की चॉइस करने में भी क्या होता है कि वो सिविल सर्वेंट्स को या पॉलिटिकल लोगों को ही इलेक्ट करते हैं, क्योंकि उन पे ऊपर से प्रेशर आता है, ठीक है। वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं कर सकते, ऐसा होता है रियल लाइफ में। अब ये वाला पॉइंट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज भी हो सकती हैं जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी डायरेक्टर हों जो कि एक्सपर्ट हों अपनी फील्ड में, और ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट कंपनीज में कि उसके डायरेक्टर्स में सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल पीपल जो है वही बस आए हो, ठीक है, वही कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। अब सिंस ये जो डायरेक्टर्स का बोर्ड है, इसमें जिन लोगों को सेलेक्ट करा गया है वो कौन है, किन्होंने उनको सेलेक्ट करा है, गवर्नमेंट उनको सेलेक्ट करेगी, उन्होंने इलेक्ट करा उन लोगों को। तो जब गवर्नमेंट उन लोगों को इलेक्ट करेगी तो वो लोग क्या है, गवर्नमेंट की जी हुजूरी करेंगे। क्या करेंगे, जी हुजूरी, विच इज यस मैन। फिर वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस की ही उनको ही प्लीज करने में टाइम निकाल देंगे, क्योंकि उनकी वजह से उन्हें वो पोजीशन मिली है, ठीक है। दो वो डिजर्विंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको पोजीशन मिली है तो वो उनका क्या, उनको बन जाएगा कि उनका अब टाइम सारा चला जाएगा अपने बॉसेस को प्लीज करने में। गवर्नमेंट को हो गया, जो बड़े भी लोग हैं जिन्होंने उनकी हेल्प करी हुई, जिसकी वजह से वो इस पोजीशन पे आए, तो वो प्लीज करने में उनका टाइम चला जाता है। और जो उनका रियल काम है, मेन काम है, डायरेक्टर का जो मेन काम होता है कि वो मैनेजमेंट का काम देखें, वो नहीं करते, उनका टाइम प्लीजिंग में चला जाता है। क्या आपके उसमें दिया है बुक में कि द डायरेक्टर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। Board usually consists of politicians and civil servants who may not be able to follow sound business principles. Sound business principles, जो business के main ethics हैं उनको follow नहीं करते, ठीक है। और फिर क्या, they are interested more in pleasing their political bosses than in the efficient operation of the company. कंपनी का मेन जो फंक्शन उनको करने को बोला गया, जिसके लिए उन्हें पोजीशन मिली, वो नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के जो बोर्ड है, इट इज पैक्ड इसमें वो डायरेक्टर्स का काम कम करते हैं और अपने बॉसेस को प्लीज करने का काम ज्यादा करते हैं, तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। कंपनी फिर ऐसे तो चल नहीं पाएगी। अब हम फोर्थ डिमेरिट देखते हैं, जिसमें कहा गया है लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज। लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, इसमें ये बताया गया है लैक मतलब ये चीज प्रेजेंट नहीं है। क्या चीज, कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज। जो भी पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट कंपनी, वो ज्यादा टाइम तक कंटिन्यूएशन में नहीं चल पाती है। ऐसा क्यों होता है, चलो फिर से डायग्राम देखते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट कंपनी का कोई ना कोई चेयरमैन होगा या तो हेड, जो भी आप बोल लो, चेयरमैन या हेड कोई तो होगा। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या करा, सिंस वो कंपनी के हेड है, उन्होंने कोई पॉलिसी निकाली। पॉलिसी किसी भी रिलेटेड मैटर से हो सकती है, सोशल किसी भी टाइप से हो सकती है, पर जनरली वो क्या होती है, सोशल वेलफेयर के लिए होती है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम होता है। तो कोई भी पॉलिसी मिस्टर ए ने निकाली, जो कि चेयरमैन है इस गवर्नमेंट कंपनी के, पर्टिकुलर गवर्नमेंट कंपनी के। अब वो पॉलिसी पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। हुआ क्या, वो पॉलिसी कि जो पॉलिसी जो निकाली उसका जो मेन एम होगा, जो भी मेन एम होगा, वो पूरा नहीं हो पाया और मिस्टर ए का टर्म एक्सपायर हो गया। टर्म जो था वो एक्सपायर हो गया, चेयरमैनशिप जो उनको दी गई थी उसका टर्म एक्सपायर हो गया। अब उनको उस पोजीशन से हटना है। अब मिस्टर ए हट जाएंगे और मिस्टर ए की जगह आ गए मिस्टर बी। मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी आ गए। अब मिस्टर बी जब नए चेयरमैन बने हैं तो उन पे डिपेंड कर रहा है कि वो पिछले चेयरमैन की बनाई हुई पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मिस्टर बी चाहते हैं तो वो उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जनरली क्या होता है, जो नए चेयरमैन आते हैं वो क्या करते हैं, वो पुरानी पॉलिसीज को रद्द कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और अपनी नई पॉलिसी बनाकर उस पर काम करने लगते हैं। ये जनरली होता है। ये जो नए चेयरमैन आए हैं, इन्होंने ये पॉलिसी हटा दी और अपनी एक नई पॉलिसी बनाई, जिसके नए गोल्स, नए फंक्शंस, नई चीजें, नए प्रोसीजर्स बनाकर वो चलाने लगते हैं। और फिर क्या होता है, फिर से वो पॉलिसी उनकी चलती है जब तक उसके गोल अचीव होते हैं। मिस्टर बी का टर्म एक्सपायर हो गया, नए चेयरमैन आए मिस्टर सी, सेम काम उन्होंने करा। तो ऐसे क्या होगा, कोई भी पॉलिसी एंड तक नहीं जाती है, किसी का भी गोल अचीव नहीं होता है। और इस गवर्नमेंट कंपनी के जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको अचीव करने का मेन एम होता है गवर्नमेंट कंपनी का होना चाहिए, वो अचीव नहीं होता है। क्यों, बिकॉज जो इसमें क्या दिया गया, लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन पॉलिसी का यही दिया गया कि जो चेयरमैन और हेड होती है लॉन्गर पीरियड्स के लिए नहीं होते हैं।
उनकी बनाई हुई पॉलिसीज, क्योंकि देखो किसी भी पॉलिसी को करने के लिए किसी भी पूरा प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होती है पॉलिसीज। सिंस गवर्नमेंट कंपनी है वो लार्ज स्केल काम करेगी तो वो पॉलिसीज और टाइम कंज्यूमिंग होगी, ठीक है। एंड अगर उसके ओनर हेड बदलते रहते हैं तो वो चीजें कम होती रहती हैं, खत्म हो जाती है, कंटिन्यू नहीं होती है। नॉर्मल एग्जाम्पल अगर आप अपनी कंट्री का लो एंड उसमें अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट है, उन्होंने मान लीजिए रोड्स सही करवाने का काम चालू किया या फिर ब्रिजेस बनवाने का या फिर रिवर्स क्लीन करने का शुरू करा, कोई भी काम शुरू करा और मे बी वो काम उन्होंने उनका कंप्लीट ही हो पाया और वो गवर्नमेंट रिप्लेस हो गई किसी सेकंड गवर्नमेंट से। अब जो सेकंड पार्टी आई है मे बी वो उन काम को करने के नए तरीके निकाले या वो काम बंद करके नया काम शुरू कर दे, उन पे डिपेंड कर रहा है। मे बी जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने रोड्स बनवाने का अगर पॉलिसी निकाली थी तो दूसरी पार्टी जो आ रही है वो रोड्स को तोड़वा के उनके साइड में कुछ बनवा दे, या तो उसकी डिजाइनिंग बदल दे या रूट्स बदल दे, कुछ भी कर सकती है, नए रूट्स बना सकती है। तो ऐसे क्या है, पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं हो पाती है। जब पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है तो कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता है। तो यही चीज हो जाती है गवर्नमेंट कंपनी में कि देयर इज लैक इन द कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। द टॉप मैनेजमेंट एंड चेयरमैन जो होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के, दे कीप ऑन चेंजिंग, एज अ रिजल्ट पॉलिसीज एंड रूल्स आर ऑफन चेंज्ड, ठीक है, और इसकी वजह से कंसिस्टेंसी होती नहीं है और कंटिन्यूएशन उनकी पॉलिसीज की खत्म हो जाती है, पॉलिसीज कभी भी एंड तक नहीं जाती हैं, गोल अचीव नहीं होता है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। रीजन क्या है कि चेयरमैन और हेड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। अब हमारा आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, किसी भी काम को करने का पैशन, किसी भी काम को करने की लगन, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। तो ये कब होगा, जब आप इंटरेस्टेड होगे उस पर्टिकुलर काम में, जब आप उस काम को शुरू करोगे। होता क्या है गवर्नमेंट कंपनी में पार्लियामेंट कंट्रोल तो एक्सरसाइज करती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट सारा कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल पार्लियामेंट का नहीं होता है, होता है कंट्रोल। तो अब क्या है, सिंस पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही है तो जो गवर्नमेंट कंपनी के मेन लोग हैं, डायरेक्टर्स हो गए, ओनर्स हो गए, वो क्या करते हैं, दे लाइक टू प्ले सेफ। वो सेफ करना चाहते हैं अपने आप को, रिस्क नहीं लेते, नए नए इनिशिएटिव्स नहीं लेते, बिकॉज उनको ये फियर रहता है कि अगर वो ये नया इनिशिएटिव लेंगे, ये रिस्क लेंगे और उसमें लॉस हो गया या ऐसा कुछ हुआ जिससे उस कंपनी को या किसी और को डिसएडवांटेज हुआ, तो क्या होगा, पार्लियामेंट उनसे क्वेश्चन करेगा और उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। तो सिर्फ इस डर से वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको एक कोई भी काम दे दिया जाए क्लास में कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना है और आपको एक ग्रुप का लीडर बना दिया जाए, ठीक है, अब वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आपको करना है उसमें आपको पता है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर तरीके से किया या हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन ली, कुछ भी किया, तो उसमें में भी कोई नुकसान हो जाए, ठीक है, कोई लॉस हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो फिर हम अपनी अथॉरिटीज को, अपनी टीचर को क्या आंसर देंगे। तो इस चीज से बचने के लिए आपने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी, आप वहां पर नहीं गए, आपने उस प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर काम नहीं करा, ठीक है। तो यही गवर्नमेंट कंपनी में होता है, वो लोग नहीं करना चाहते नया काम, इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, उनको डर रहता है कि अगर कोई डिसएडवांटेज हुआ तो हायर अथॉरिटीज के सामने, पार्लियामेंट के सामने वो क्या आंसर देंगे और वहां उनका क्रिटिसिज्म होगा। तो इसके वजह से देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन। प्ले सेफ करना चाहते तो नया काम करते नहीं है, नया काम नहीं करेंगे तो किस चीज की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया। यहाँ पर हमारे डीमेरिट्स जो है गवर्नमेंट कंपनी के वो खत्म होते हैं, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी की सूटेबिलिटी क्या है। सूटेबिलिटी का यही मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनी किन किन टाइप के बिजनेसेस में सूटेबल है, किन किन टाइप के बिजनेस को जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में ही चलाएगी, ऐसी कौन से केसेस है, ठीक है। तो हम देखते हैं सूटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। देखिए पहली सूटेबिलिटी क्या है, पहली आपकी जो दी गई है बुक में वो ये है कि वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जिसमें जो ओनर है, शेयर होल्डर है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नॉर्मल लोग जो है फैमिली के, फ्रेंड्स हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया के हैं, वो उन सब ने प्राइवेट कंपनी बना दी, ठीक है, वही ओनर्स है।
एक प्राइवेट कंपनी है और गवर्नमेंट जो हमारी है कंट्री की, मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सोच रही है कि ये प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल इनके अंडर में आ जाए, गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में इस प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल आ जाए, क्योंकि कोई भी रीजन हो सकता है, कई रीजन होते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। तो जो होना चाहिए, जैसे करना चाहिए वो ये है कि भाई प्राइवेट कंपनी को नेशनलाइज करो, नेशनलाइज करो। नेशनलाइज करने में जब प्राइवेट कंपनी को नेशनलाइज करा जाता है ना, तो उसमें कई प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें प्रॉब्लम होती है, एक तो होता है इकोनॉमिक, आपका एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का मतलब है कि जब एक प्राइवेट सेक्टर को नेशनलाइज करते हैं तो उस प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जो भी कंपनी होगी, जो लोग काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनको डिसएडवांटेज होता है। कई बार उनकी जॉब्स चली जाती हैं, ठीक है, उनकी जॉब्स को खतरा रहता है। तो वो डरते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी का नेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर इज ये हो सकता है कि हमारी जॉब चली जाए। क्यों होता है वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज है फाइनेंशियल इसलिए क्योंकि ये कन्वर्ट करने के लिए फाइनेंसेस की फंड्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये काम थोड़ा खतरे का है गवर्नमेंट कंपनी के, और ये भी है कि इसमें डिसएडवांटेज ज्यादा होता है। जनरली मेन जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, लेबर फोर्स है, उनको ज्यादा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई अगर हम प्राइवेट कंपनी को नेशनलाइज करेंगे तो ही ये हमारे कंट्रोल में आएगी। ये क्यों कर रही है नेशनलाइज? ताकि गवर्नमेंट इसके कंट्रोल ओनर बन जाए। लेकिन इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, ऐसा करने से प्रॉब्लम होगी। जब ऐसा करने से प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट ने नया तरीका निकाला। क्या निकाला? गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी का कैसे काम आ रही है? गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, फिर से एक बार रिवाइज किया जाए। गवर्नमेंट कंपनी होती है वो कंपनी जिसके मिनिमम 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हो। अगर गवर्नमेंट इस प्राइवेट कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हों उनमें से 51% शेयर्स खुद ले तो क्या होगा? अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से 51% शेयर्स, उसके जितने भी 51% बन रहे हैं, उनकी जितनी भी अमाउंट हो रही है, वो अमाउंट गवर्नमेंट लगा दे, उतने शेयर्स गवर्नमेंट परचेज कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, तो क्या होगा? तो ये होगा कि गवर्नमेंट उस प्राइवेट कंपनी की ओनर बन जाएगी और वो प्राइवेट कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो ये गवर्नमेंट कंपनी की बस यही एक कंडीशन है कि 51% शेयर्स मिनिमम जो परसेंटेज दिया गया है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, गवर्नमेंट वो ओन करे। गवर्नमेंट उससे ज्यादा शेयर्स भी ओन कर सकती है, बट उससे कम अगर करेगी तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट ने 50 शेयर्स केवल लिए प्राइवेट कंपनी के, उतनी अमाउंट लगाई, तो वो प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए मिनिमम 51% शेयर्स गवर्नमेंट होने चाहिए। 51% से ज्यादा शेयर्स अगर गवर्नमेंट ने खरीद लिए या 51% खरीद लिए, तो गवर्नमेंट इस प्राइवेट कंपनी की ओनर बन जाएगी और ये प्राइवेट कंपनी ट्रांसफॉर्म होके एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ। नेशनलाइजेशन वाला अगर प्रोसेस देखते तो उसमें एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और फाइनेंशियल लॉस होता रहता, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका था, बस शेयर्स खरीदी गवर्नमेंट ने और ट्रांसफर हो गया। ओनरशिप किसके पास आ गई? गवर्नमेंट के पास आ गई। गवर्नमेंट चाहे तो 100% शेयर्स भी ले सकती है, ठीक है। तो ये आपका पहला था। सूटेबिलिटी यही है कि अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि किसी प्राइवेट कंपनी को वो अपने कंट्रोल में लाए, तो नेशनलाइजेशन करने के बजाय वो उसके मेजर शेयर्स जो है 51% से ज्यादा शेयर्स खरीद ले और फिर वो प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी और गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि किसी भी कंपनी का ओनर होने के लिए आपको उसके शेयर्स खरीदने हैं। शेयर्स अगर आपने खरीदे तो आप उस कंपनी के ओनर हो, ठीक है। अब देखो, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी आपने सुनी होगी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी आपकी ऐसी बनी थी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी आपकी इसी तरह से बनी थी और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी आपकी गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि मिनिमम 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हैं। अब ये आप नेट पे देख सकते हो कि कितने शेयर्स उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने लिए हैं या नहीं, वो आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी आयरन एंड स्टील कंपनी, और ये पहली सूटेबिलिटी थी गवर्नमेंट कंपनी की। सेकेंड सूटेबिलिटी कहती है कि जब गवर्नमेंट चाहती है कि इट वांट्स टू लॉन्च एन एंटरप्राइज इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अगर गवर्नमेंट कंपनी चाह रही है कि वो एक एंटरप्राइज बनाए जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी उनके साथ हों, क्यों गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं जनरली वो एक्सपर्ट है।
प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो बहुत एक्सपर्ट है इन्वेस्टमेंट की फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में, उनको टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक नॉलेज है। तो जो आपने भी कोलैबोरेशन वाला मेरिट पढ़ा था, कोलैबोरेशन मेरिट में क्या था कि गवर्नमेंट कंपनी में प्राइवेट लोग भी आ सकते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो उससे क्या होता है, उन प्राइवेट इंडिविजुअल्स की और फॉरेन इन्वेस्टर्स की क्या होता है, उनकी नॉलेज और वो सब मिल जाती है। तो जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना एफिशिएंटली कंपनी काम करेगी। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक ऐसी एंटरप्राइज बनाए जिसमें गवर्नमेंट भी ओनर रहे और उनके साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी रहे, ताकि प्राइवेट टैलेंट को वो यूज कर सके उस कंपनी के लिए, तो फिर गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के अलाउ करती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आए। इसके पहले जो आपने आपने अंडरटेकिंग्स पढ़ी थी, डिपार्टमेंटल वाली और फिर पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, उसमें ये चीज अलाउ नहीं थी। उसमें ओनर आपकी केवल गवर्नमेंट होती थी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एक मिनिस्ट्री हेड होती थी और पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में तो गवर्नमेंट ही होती थी केवल, बिकॉज गवर्नमेंट उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बनाती थी, अगर आपको याद हो तो ये आपका सेकंड था सूटेबिलिटी। और इसमें भी एग्जांपल है, जैसे कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट भी ओनर है और उनके साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी ओनर है, ठीक है। तो ये सेकंड सूटेबिलिटी है। अब हम आते हैं थर्ड सूटेबिलिटी में। थर्ड सूटेबिलिटी कहती है वेयर द गवर्नमेंट फील्स दैट इट इज नेसेसरी टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज एंटायरली एज अ पब्लिक वेंचर टू मेक इट सेल्फ सपोर्टिंग। ये एक एंटरप्राइज है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस हो रहा है। अब गवर्नमेंट को पता है कि ये वाला बिजनेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा आप लोग अपने रिमाइंड करो। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के फर्स्ट पार्ट में ये था कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। जो आपने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्यों आई थी, इसीलिए आई थी। एक रीजन ये था कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स कई टाइप का बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, हिचकिचाते हैं वो काम करने में, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है, वो बिजनेस ग्रोथ होने में बहुत लंबा टाइम लेता है और प्रॉफिट्स कम मिलते हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स वो बिजनेस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए। जैसे कि आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत लंबे लार्ज स्केल का है, बहुत लंबा टाइम इसको ग्रोथ में लगता है। और प्राइवेट इन्वेस्टर्स अगर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बनाई कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं करेंगे तो हम उस काम को करेंगे। तो वही चीज हो रही है, ऐसी एंटरप्राइज है जिसमें एक ऐसा बिजनेस हो रहा है जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट ये एंटरप्राइज का बिजनेस करेगी। और किस फॉर्म में करेगी, गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में करेगी। किस फॉर्म में करेगी, गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर ओनर रहेगी तो गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करेगी, अच्छे खासे कैपिटल लगा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी है, रेवेन्यू है जो हमारे टैक्स से और चीजों से आ रहा है। तो वो क्या करेगी, उस फंड को यूज करके ये एंटरप्राइज शुरू करेगी। जब ये एंटरप्राइज सेल्फ सपोर्टिंग हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी इसकी, और अब रहेगा कि हाँ अब ये ऐसी एंटरप्राइज बन चुकी है कि ये एक प्राइवेट इन्वेस्टर संभाल सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसको संभाल सकते हैं, तो वो क्या होगा, फिर वो इस गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे देगी, प्राइवेट सेक्टर में दे देगी। कैसे देगी, एक सिंपल सा अगर आप वही कॉन्सेप्ट लेकर चलो कि गवर्नमेंट कंपनी में क्या अलाउ है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट साथ में हो सकते हैं, जो आपने इस पॉइंट में देखा, सेकेंड वाले पॉइंट में दोनों साथ में काम कर सकते हैं। अगर इस एंटरप्राइज में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट साथ में कर रहे हैं, पर मैक्सिमम शेयर्स और सब चीजें गवर्नमेंट की है, और अब ये एंटरप्राइज अच्छे से बन चुकी है, सेल्फ सपोर्टिंग भी हो गई है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। अब गवर्नमेंट ये लोड नहीं लेना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम है। उसने क्या करा गवर्नमेंट ने कि भाई हमारे साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो है ही, अब गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स हैं वो शेयर्स उसने लौटा दिए और वो शेयर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने ले लिए। तो अब उस कंपनी की शेयर जो है, जितने भी शेयर्स है, पहले कौन कौन थे, गवर्नमेंट के पास तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास थे, अब गवर्नमेंट ने लौटा दिए और वो शेयर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स और भी जो थे उन सब ने खरीद के सारे शेयर्स अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स के हो गए। तो क्या इस कंपनी की ओनर अब गवर्नमेंट रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो 51% वाली जो कंडीशन थी वो फॉलो नहीं करी, वो टूट गई कंडीशन। गवर्नमेंट के पास अब 0 शेयर्स हैं इस कंपनी के, तो अब मैक्सिमम शेयर्स
और सारे शेयर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स के बाद अगर चले गए हैं तो इस कंपनी के सारे ओनर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, और वो अगर, और इसका मतलब क्या है, अब ये कंपनी एक प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर वो कंपनीज है जिसकी ओनर गवर्नमेंट हो। सिंस इसकी ओनरशिप से गवर्नमेंट हट चुकी है, ओनरशिप को छोड़ चुकी है इस कंपनी को पूरा अच्छे से बना के, और अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसके ओनर बन गए हैं, तो अब ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं रही और अब ये प्राइवेट सेक्टर में चली गई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई क्योंकि ये काम प्राइवेट इन्वेस्टर शुरू से नहीं कर सकते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने वो काम शुरू से करा, उसको सेटल करा, स्टेबल करा उस काम को, और फिर वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे दिया। तो ये आपकी थर्ड सूटेबिलिटी थी गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में ये चीज पॉसिबल थी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड था सूटेबिलिटी। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ सूटेबिलिटी कहती है वेयर गवर्नमेंट विशेस टू प्रमोट एंड डेवलप अ फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन पब्लिक सेक्टर। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो कोई ऐसा काम करे, इकोनॉमिक सेक्टर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है आपकी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी होती है वो एक्टिविटीज जिनसे वेल्थ क्रिएट हो, ठीक है। अब वेल्थ क्रिएट करने का हमने बिजनेस पढ़ा था, बाइंग एंड सेलिंग। तो क्या आपको लगता है कि बिजनेस केवल हमारे कंट्री के अंदर होता है? नहीं, इंडिया के बाहर भी होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अगर इंडिया से सामान, क्या सामान, सामान का मतलब क्या है यहाँ पे, कमोडिटीज मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रहेंगे। इंडिया से ये सामान बाहर अगर हम भेजेंगे दूसरी कंट्रीज में, तो ये हुआ एक्सपोर्ट। अगर दूसरी कंट्रीज से सामान इंडिया के अंदर खरीदा जा रहा है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्रीज से इंडिया के अंदर खरीदी जा रही है, तो ये हुआ इम्पोर्ट। तो क्या ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैंडल कर पाएंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक नेशन का काम है, और नेशन को कौन रिप्रेजेंट करती है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये बड़ा लेवल वाला काम देखेगी, ठीक है। मेन जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जैसे कि आपने एक आपका इसमें एग्जांपल, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो बहुत बड़ी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस हैं, जो ये भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स कुछ हैं भी जो कर भी सकते हैं, वो अलग कंडीशन है, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सब जो काम है ये भी गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में कर सकती है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग का काम गवर्नमेंट देखे, तो गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में उसको स्टैब्लिश कर दे, ठीक है। तो सूटेबिलिटी गवर्नमेंट कंपनी की ये भी है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का ऐसे ट्रेडिंग का और ये सब काम देखे, तो गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में शुरू कर सकती है, ठीक है। हमारा फोर्थ हुआ। फिफ्थ कहता है, अच्छा देखिए, हाँ, फिफ्थ कहता है वेयर द प्रोजेक्ट इज इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग एंड रिक्वायर्स द फंड्स एंड अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो कि एकदम अर्लीस्ट स्टेज पे, बहुत नया है और उसके पास उसको फंड्स की ज्यादा जरूरत है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर है। देखिए, अगर कोई नया बिजनेस शुरू हुआ है, कोई भी नया टाइप का बिजनेस हो सकता है, और अगर अभी आयरन एंड स्टील कंपनी को ले लो, मान लीजिए नई आयरन एंड स्टील कंपनी बनी है और उसको तो आप शुरू होने में बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है, बहुत चीजों की जरूरत है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के मतलब गवर्नमेंट ओनर रहेगी तो गवर्नमेंट अपने फंड्स लगा सकती है, गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास होती है, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम की बात है। तो वेयर द प्रोजेक्ट इज इन द अर्लियर स्टेज, प्लानिंग के स्टेज पे है और उसको बहुत ज्यादा फंड्स की भी जरूरत है, नया बॉर्न हुआ है, तो गवर्नमेंट कंपनी अंडरटेक के फॉर्म में उसको अगर बना दिया जाए, गवर्नमेंट उसको अंडरटेक कर ले और फिर वो काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी एडवांटेजियस है ओवर द प्राइवेट जो आपकी चीज है उनसे। सूटेबिलिटी में यही था। पहला हमारा ये था कि अगर प्राइवेट कंपनी को नेशनलाइज करना है तो नेशनलाइजेशन में तो बहुत रिस्क दिख रहा था, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क है, फिर एम्प्लॉयमेंट रिस्क हो रहा है, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए केवल शेयर्स खरीदने हैं, बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट को केवल शेयर्स खरीदने हैं। दूसरा आपका ये था कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि वो एक ऐसी एंटरप्राइज बनाए जिसमें प्राइवेट भी साथ में रहे ताकि उनकी नॉलेज और सब यूज कर सके, तो गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में कर लो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी अलाउ करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट को। थर्ड हमारा था कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि एक एंटरप्राइज को वो शुरू करे, पब्लिक की तरह पूरा बनाए, पूरा पब्लिक वेंचर रहे, ओनर केवल गवर्नमेंट रहे, और फिर जब वो अच्छे से सेल्फ सपोर्टिंग बन जाए तो उसको प्राइवेट को दे दें, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर जनरली वो काम नहीं कर सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत फाइनेंशियल ज्यादा जरूरत होती है उसमें। फिर आपका ये था अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो करे, ट्रेडिंग की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी, तो वो कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में। और लास्ट हमारा ये था कि अगर प्रोजेक्ट अर्ली स्टेज में है और उसको फंड्स की जरूरत है तो वो भी आप गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में हो सकता है। तो ये सूटेबिलिटी थी कि गवर्नमेंट कंपनी यहाँ बहुत यूजफुल होती है
और यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ये एंड होता है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 3 टाइप की होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी। तीनों का हमने देखा, डिफरेंसेस क्लियर हो चुके होंगे। अभी जितना पढ़ाई उतना आप सब रिवाइज करो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।